हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे एजुसेट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संधि के अर्थ से। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल जोड़ या समझौता, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ क्या होता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वह प्रक्रिया संधि कहलाती है। लेकिन दो वर्ण कौन से और कैसे मिलते हैं, किन वर्णों के मिलने से विकार पैदा होता है तो संधि कहलाता है। तो आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो संधि के लिए हमें दो वर्णों की आवश्यकता होती है और वह दो वर्ण दो शब्दों के होते हैं। संधि करते समय हमारे पास दो शब्द हैं, प्रथम शब्द और एक द्वितीय शब्द। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं तो विकार या परिवर्तन होता है। इस विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय। हिम यहाँ पर प्रथम शब्द है और आलय यहाँ पर द्वितीय शब्द है। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ और आ आपस में मिलते हैं तो विकार पैदा होता है और नया वर्ण बनता है आ, और उनके योग से हिम जमा आलय के योग से जो नया शब्द सामने आता है वह होता है हिमालय। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिएगा, अति जमा अधिक। अति यहाँ पर प्रथम शब्द है और अधिक यहाँ पर दूसरा शब्द है। जब अति का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ आपस में मिलते हैं, जब ई और अ का आपस में योग होता है तो नया वर्ण बनता है य, और अति और अधिक का योग करने पर जो शब्द सामने आता है वह है अत्यधिक। इस प्रकार दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के अन्य उदाहरण देखिए, यथा जमा उचित यथोचित, एक जमा एक एकैक, अखिल जमा ईश्वर अखिलेश्वर, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, निह जमा जन निर्जन। संधि के अर्थ के बाद आइए अब संधि विच्छेद के अर्थ को जान लेते हैं। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा उन वर्णों को वापस उनकी पहले वाली अवस्था में लेकर आने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। शब्दों को अलग अलग किया जाना संधि विच्छेद है। उदाहरण के लिए देखिए, भानुदय। भानुदय शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा भानु जमा उदय। यहाँ पर भानु और उदय शब्द को अलग अलग कर दिया गया है। एक और उदाहरण देखिए, गणेश। गण जमा ईश। गणेश का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर गण और ईश शब्द को वापस अलग अलग कर दिया गया है। एक और उदाहरण देखिए, संयोग। सम जमा योग। संयोग का संधि विच्छेद होगा और हम देखते हैं कि सम और योग दो अलग अलग शब्द निकलकर बाहर आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द अपनी संधि होने की पूर्ववत अवस्था में आ गए हैं। जब उनकी संधि की गई थी तो वो उस समय इसी अवस्था में थे। अतः हम देखते हैं कि वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं और संधि किए गए शब्दों को वापस उनकी पूर्ववत अवस्था में लेकर आना संधि विच्छेद कहलाता है। आइए अब चर्चा करते हैं संधि के भेद पर। परंपरागत रूप से संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर से स्वर का जब मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है।
संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। स्वर या व्यंजन के साथ जब योग होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, या स्वर और व्यंजन का मेल होता है, या व्यंजन और स्वर का मेल होता है। उस अवस्था में व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। लेकिन आज की कक्षा में हम सिर्फ स्वर संधि का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो संधि कहलाती है स्वर संधि। अर्थात जब प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में भी स्वर हो तो उन वर्णों के मेल से जो संधि होगी वह स्वर संधि होगी। उदाहरण के लिए विद्या जमा अर्थी। विद्या यहाँ पर पहला शब्द है और अर्थी यहाँ पर दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। जब इन दोनों वर्णों को मिलाते हैं तो वर्ण होता है आ, इसलिए हमारा जो शब्द होगा वह विद्यार्थी होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिएगा, सूर्य जमा उदय। यहाँ पर सूर्य जो कि प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण है अ, और उदय जो कि दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है उ। जब अ और उ आपस में मिलते हैं तो हमारा शब्द होगा सूर्योदय। इसी प्रकार से मुनि जमा इंद्र। मुनि जो शब्द है वह पहला शब्द है और इंद्र जो है वह दूसरा शब्द है। ई और ई जब आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से विकार उत्पन्न होगा और ई हमें प्राप्त होगा जिससे शब्द रूप होगा मुनिंद्र। कवि जमा ईश्वर, शब्द रूप होगा कवीश्वर। महाजमा ईश, आ और ई के मिलन के कारण विकार उत्पन्न होता है और शब्द हमें प्राप्त होता है महेश। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि स्वर से स्वर का मेल हो रहा है और उनके कारण विकार पैदा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आ जाएं तो दोनों मिलकर आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ जमा आ हो जाएगा, अ जमा आ हो जाएगा, आ जमा आ हो जाएगा और आ जमा आ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई जमा ई हो जाएगा, ई जमा ई हो जाएगा, ई जमा ई हो जाएगा और ई जमा ई हो जाएगा। इसी प्रकार से उ जमा उ हो जाएगा, उ जमा उ हो जाएगा, उ जमा उ हो जाएगा और उ जमा उ हो जाएगा। दीर्घ संधि के इन नियमों को हम उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि दीर्घ संधि के 3 नियम दिए गए हैं और इन अलग अलग नियमों को हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ संधि का पहला नियम है, यदि आ के बाद आ जाए तो दोनों का मिलाकर आ हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, एक जमा अंकी एकांकी। एक यहाँ पर प्रथम शब्द है और अंकी यहाँ पर द्वितीय शब्द है। एक का अंतिम वर्ण अ है
और अंकी का प्रथम वर्ण अ है। जब अ और आ आपस में मिलेंगे तो वर्ण हो जाएगा आ और संधि हो जाएगी एकांकी। इसका अगला उदाहरण देखिएगा, भोजन जमा आलय। यहाँ पर भोजन प्रथम शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। भोजन का अंतिम वर्ण अ है और आलय का प्रथम वर्ण आ है। जब अ और आ आपस में मिलते हैं तो आ वर्ण में परिवर्तन हो जाता है और शब्द बनता है भोजनालय। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, दीक्षा जमा अंत। दीक्षा यहाँ पर प्रथम शब्द है और अंत यहाँ पर दूसरा शब्द है। दीक्षा का अंतिम वर्ण आ है और अंत का प्रथम वर्ण अ है। आ और अ जब आपस में मेल करेंगे तो वर्ण हो जाएगा आ और शब्द रूप हो जाएगा दीक्षांत। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण देखिएगा, विद्यालय। विद्या यहाँ पर प्रथम शब्द है और आलय यहाँ पर दूसरा शब्द है। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ आपस में मिलेंगे तो दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा, दीर्घ ही होगा और शब्द जो बनेगा वह होगा विद्यालय। दीर्घ संधि का दूसरा नियम है, यदि ई के बाद ई आ जाए तो दोनों मिलकर ई हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण देखिएगा, कवि जमा इंद्र। कवि यहाँ पर प्रथम शब्द है और इंद्र यहाँ पर द्वितीय शब्द है, दूसरा शब्द है। कवि का अंतिम वर्ण ई है और इंद्र का प्रथम वर्ण भी ई है। जब ई और ई आपस में मिलते हैं तो ई हो जाता है और शब्द रूप हो जाएगा कविंद्र। अब अगला उदाहरण देखिएगा, गिरी जमा ईश। गिरी यहाँ पर प्रथम शब्द है और ईश यहाँ पर दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई है। जब ई और ई आपस में मेल करेंगे तो वर्ण हो जाएगा ई और शब्द रूप हो जाएगा गिरीश। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, नारी जमा इंदु। नारी यहाँ पर प्रथम शब्द है और इंदु यहाँ पर दूसरा शब्द है। नारी का अंतिम वर्ण ई और इंदु का प्रथम वर्ण ई जब आपस में मिलेंगे तो ई और ई मिलकर शब्द रूप बनाएंगे नारिंदु। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, रजनी जमा ईश। रजनी यहाँ पर प्रथम शब्द है और ईश यहाँ पर द्वितीय शब्द है। रजनी का अंतिम वर्ण ई है और ईश का प्रथम वर्ण ई है। जब ई और ई आपस में मिलेंगे तो वर्ण हो जाएगा ई और शब्द रूप हो जाएगा रजनीश। दीर्घ संधि का तीसरा नियम है, यदि उ के बाद उ आ जाए तो दोनों मिलकर ऊ हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण देखिएगा, सु जमा उक्ति। सु का अंतिम वर्ण ऊ है और उक्ति का प्रथम वर्ण ऊ है। जब ऊ और ऊ आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर ऊ हो जाते हैं और शब्द रूप हो जाएगा सुक्ति। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिएगा, अम्बु जमा ऊर्मी। अम्बु यहाँ पर प्रथम शब्द है और ऊर्मी यहाँ पर द्वितीय शब्द है। अम्बु का अंतिम वर्ण ऊ है और ऊर्मी का प्रथम वर्ण ऊ है। जब ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे तो रूप हो जाएगा ऊ और शब्द रूप हो जाएगा अम्बूर्मी। इसी तरह से एक अगला उदाहरण देखिएगा, वधु जमा उत्सव। वधु यहाँ पर प्रथम शब्द है और उत्सव यहाँ पर दूसरा शब्द है। वधु शब्द का अंतिम वर्ण ऊ है और उत्सव शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है। जब ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे तो वर्ण हो जाएगा ऊ और शब्द रूप हो जाएगा वधूत्सव। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, भू जमा ऊर्जा। भू का अंतिम वर्ण ऊ है और ऊर्जा का प्रथम वर्ण ऊ है। जब ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे
तो शब्द रूप हो जाएगा भूर्जा। दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण हैं कोण जमा अर्क कोणार्क, मत जमा अनुसार मतानुसार, वेद जमा अंत वेदांत, हरि जमा ईश हरीश, कपि जमा ईश कपीश, नारी जमा इंद्र नारिंद्र, शची जमा इंद्र शचिंद्र, नदी जमा ईश नदीश, नारी जमा ईश्वर नारीश्वर, अनु जमा उदित अनुदित, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। इन उदाहरणों में हमने देखा कि सभी दिए गए दो शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ है और दोनों मिलाकर दीर्घ आ ई उ बना रहे हैं। और अब आता है स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है यदि अ आ के साथ ई का मेल हो तो ए हो जाता है, उ का मेल हो तो ओ हो जाता है और री का मेल हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि की परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि गुण संधि के 3 नियम निकलकर सामने आते हैं। पहला है यदि आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है। जैसे देव जमा इंद्र देवेंद्र। देव यहाँ पर प्रथम शब्द है और इंद्र यहाँ पर दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई है। जब अ और ई आपस में मिलेंगे तो वर्ण ए हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा देवेंद्र। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिएगा गण जमा ईश। गण यहाँ पर प्रथम शब्द है और ईश यहाँ पर दूसरा शब्द है। गण का अ और ई का ईश जब आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गणेश। इसके बाद एक और उदाहरण देखिएगा राजा जमा इंद्र। राजा का अंतिम वर्ण आ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई है। जब राजा का अंतिम वर्ण आ और इंद्र का प्रथम वर्ण ई आपस में मिलेंगे तो जो वर्ण परिवर्तित होगा वह ए होगा और जो शब्द होगा वह होगा राजेंद्र। अब देखिएगा रमा जमा ईश रमेश। रमा प्रथम शब्द, ईश दूसरा शब्द। आ और ई जब आपस में मिलते हैं तो ए हो जाएंगे और शब्द रूप हो जाएगा रमेश। गुण संधि का दूसरा नियम है यदि आ के बाद उ आ जाए तो ओ हो जाता है। जैसे वीर जमा उचित वीरोचित। यदि अगर हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखें तो अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखें तो उ है। तो जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ आपस में मिल रहे हैं तो अ और उ को मिलाकर ओ हो गया है और शब्द हो गया है वीरोचित। नव जमा ऊढ़ा। नव पहला शब्द है और ऊढ़ा दूसरा शब्द है। नव का अंतिम वर्ण आ है और ऊढ़ा का प्रथम वर्ण उ है। जैसा नियम में बताया गया है कि अ और उ अगर आपस में मिलते हैं तो ओ हो जाता है और शब्द रूप हो जाएगा हमारा नवोढ़ा। महा जमा उत्सव। यहाँ पर महा का अंतिम वर्ण आ है और उत्सव का प्रथम वर्ण उ है। आ और उ जब आपस में मिलते हैं तो ओ हो जाएगा और शब्द रूप होगा महोत्सव। अब आता है गुण संधि का तीसरा नियम। यदि आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। उदाहरण देखिएगा देव जमा ऋषि। देव यहाँ पर प्रथम शब्द है और ऋषि यहाँ पर दूसरा शब्द है। देव का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है। जब अ और री आपस में मिलते हैं तो अर हो जाएगा और शब्द रूप होगा देवर्षि। यहाँ पर हम देखते हैं कि र स्वरहीन होने के कारण शीर्षस्थ हो गया है। इसका अगला उदाहरण देखिए महाजमा ऋषि। यहाँ पर महा शब्द का अंतिम वर्ण आ और ऋषि शब्द का प्रथम वर्ण री जब आपस में मिल रहे हैं तो
महर्षि शब्द बन रहा है। गुण संधि के अन्य उदाहरण देखिए। ज्ञान जमा इंद्र, यहाँ पर ज्ञान का अंतिम वर्ण अ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई है। जब अ और ई आपस में मिलते हैं तो ए हो जाएगा और शब्द रूप होगा ज्ञानेंद्र। इसी प्रकार से शुभ जमा इच्छा शुभेच्छा, कमल जमा ईश कमलेश, महा जमा इंद्र महेंद्र, राका जमा ईश राकेश, वीर जमा उचित। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीर का अंतिम वर्ण अ है और उचित का प्रथम वर्ण उ है। जब अ और उ आपस में मिलते हैं तो नियम अनुसार ओ हो जाता है और शब्द रूप हो जाएगा वीरोचित। इसी तरह से सूर्य जमा उदय सूर्योदय, जल जमा उर्मी जलोर्मी, महा जमा उदधि महोदधि, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। यहाँ पर सप्त का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, इसलिए नियम के अनुसार यहाँ पर अर हो गया है और शब्द रूप हो गया है सप्तऋषि। और अब है स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा है आ का मेल ए के साथ होने से ए तथा ओ के साथ होने से औ में परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि की इस परिभाषा को देखें तो वृद्धि संधि के दो नियम निकलकर हमारे सामने आते हैं। पहला है आ के बाद यदि ए आ जाए तो ए हो जाएगा, और दूसरा नियम है आ के बाद यदि ओ आ जाए तो औ हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। नव जमा ऐश्वर्य। यहाँ पर हम देखते हैं कि नव प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और ऐश्वर्य का प्रथम वर्ण ए है। जब अ और ए आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा नवैश्वर्य। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिएगा, सदा जमा एव। यहाँ पर हम देखते हैं कि सदा शब्द का अंतिम वर्ण आ है और एव शब्द का प्रथम वर्ण ए है। जब आ और ए आपस में मिलेंगे तो वर्ण हो जाएगा ए और शब्द रूप हो जाएगा सदैव। वृद्धि संधि का दूसरा नियम है, यदि आ के बाद ओ आ जाए तो औ हो जाएगा। उदाहरण देखिएगा, परम जमा ओज परमोज। यहाँ पर हम देखते हैं कि परम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और ओज दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ है। जब अ और ओ आपस में मिलते हैं तो औ हो जाता है और शब्द रूप हो जाएगा परमौज। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, महा जमा औषध। महा प्रथम शब्द है और औषध दूसरा शब्द है। महा का अंतिम वर्ण आ है और औषध का प्रथम वर्ण औ है। जब आ और औ आपस में मिलते हैं तो औ हो जाएगा और शब्द रूप हो जाएगा महौषध। वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण हैं, मत जमा ऐक्य मतैक्य, एक जमा एक एकैक, यथा जमा एव यथैव, लोक जमा ऐषणा लोकैषणा, महा जमा औदार्य महोदार्य, महा जमा ओज महोज, वन जमा औषध वनौषध। और अब आता है स्वर संधि का चौथा भेद, यण संधि। यण संधि की परिभाषा है, यदि ई उ या री का मेल किसी असमान या भिन्न स्वर से होता है तो ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। यण संधि की इस परिभाषा के अनुसार यण संधि के तीन नियम हमारे सामने प्रकट होते हैं। यण संधि का पहला नियम है, यदि ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई का य में परिवर्तन हो जाएगा और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है उसका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाएगा। यण संधि का दूसरा नियम है, यदि उ के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर आ जाए तो उ का परिवर्तन व में हो जाएगा, वह भी हलंत होगा और उसके बाद जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है उसका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाएगा। और यण संधि का तीसरा नियम है,
यदि री के बाद असमान स्वर आ जाए तो री का परिवर्तन र में हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है उसका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाएगा, क्योंकि र भी हलंत ही होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अभी तक हमने ऊपर जो संधियाँ की थी, जितने नियम पढ़े थे, उन नियमों में जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर परिवर्तन कर रहे थे, उनके मिलने से परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवर्तन प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हो रहा है और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है उसका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाएगा। यह बात ध्यान रखने योग्य है। यण संधि के इन नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यण संधि का पहला नियम है, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का परिवर्तन य में हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, अति जमा अधिक। यहाँ पर अति जो कि प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ई है और अधिक जो कि दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण अ है। ई के बाद क्योंकि असमान स्वर आ गया है इसलिए ई का परिवर्तन य में हो जाएगा। त से ई की मात्रा अलग हो जाएगी, इसलिए त स्वर रहित हो जाएगा और य अ से मिलकर अपने आप को पूर्ण कर लेगा और शब्द हो जाएगा अत जमा य जमा अधिक अत्यधिक। एक और उदाहरण देखिएगा, नदी जमा अर्पण। यहाँ पर नदी प्रथम शब्द है और अर्पण दूसरा शब्द है। नदी शब्द का अंतिम वर्ण ई है और अर्पण शब्द का प्रथम वर्ण अ है। जब ई के बाद असमान स्वर आ गया है तो ई अपने आप को य में परिवर्तित कर लेगी और अ का प्रयोग मात्रा के लिए होगा। क्योंकि द से ई की मात्रा अलग हो गई है इसलिए द स्वर रहित हो गया है, तो शब्द होगा नद जमा य जमा अ जमा पण नद्यर्पण। यण संधि का दूसरा नियम है, यदि उ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो उ का परिवर्तन व में हो जाता है और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है उसका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है, क्योंकि वह हलंत होगा। अनु जमा अय। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ है। क्योंकि उ से भिन्न स्वर आ गया है इसलिए उ व में परिवर्तित हो जाएगा और अ का प्रयोग मात्रा के लिए किया जा रहा है इसलिए वह अपने आप को अ से मिलकर पूर्ण कर लेगा। तो संधि होगी अन जमा व जमा अ जमा य अन्वय। अगला उदाहरण है वधु जमा आगमन। यहाँ पर हम देखते हैं कि वधु का अंतिम वर्ण उ है और आगमन का प्रथम वर्ण आ है। उ और आ आपस में मिल रहे हैं। नियमानुसार यदि उ असमान स्वर से मिलेगा तो व में परिवर्तित हो जाएगा और आ के साथ अपने आप को पूर्ण करेगा, इसलिए वह वा हो जाएगा। ध से उ हटने के कारण ध स्वर रहित हो जाएगा और जो शब्द रूप हमारे सामने आएगा वह होगा वधवागमन। अब यण संधि का अगला उदाहरण है, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो री का र हो जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, मातृ जमा इच्छा। मातृ में री है अंतिम वर्ण और इधर इच्छा में ई है प्रथम वर्ण। जब री किसी असमान स्वर से मिलेगा तो र में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर ई अगर र के साथ मिल जाएगी तो री हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त स्वर रहित हो गया है, इसलिए र और ई त के साथ मिल जाएंगे। त र के साथ मिलकर त्र बनाएगा और री की मात्रा उनको सहारा देगी, तो जो शब्द रूप होगा वह होगा मातृच्छा। अब हम देखते हैं यण संधि के अन्य उदाहरण। यण संधि के अन्य उदाहरण है अति जमा अंत अत्यंत। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ई और अ के मेल के कारण ई के बाद कोई
असमान स्वर आया है, इसके कारण ई ने य का रूप ले लिया है और शब्द रूप जो हमारे सामने आया है वह है अत्यंत। इति जमा आदि इत्यादि, वी जमा आप्त व्याप्त, नदी जमा अम्बु नद्यम्बु, सखी जमा आगमन सख्यागमन, सु जमा आगत स्वागत, अनु जमा ईक्षण अन्वीक्षण, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति। यहाँ पर भी आप देखिए कि पितृ जमा अनुमति में री जो है वह र का रूप ले रहा है और जो शब्द का रूप हमारे सामने आ रहा है वह है पितृनुमति। और अब स्वर संधि का अंतिम व पांचवा भेद अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा है, यदि ए ओ औ के बाद स्वर आ जाए तो ए का ए का आए और ओ का औ का आव हो जाता है। अयादि संधि की इस परिभाषा को अगर हम देखें तो अयादि संधि के 4 नियम हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। पहला नियम है, ए के बाद यदि स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है। दूसरा नियम है, ए के बाद यदि स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है। तीसरा नियम है, ओ के बाद यदि स्वर आ जाए तो ओ का अव हो जाता है। और चौथा नियम है, औ के बाद यदि स्वर आ जाए तो औ का आव हो जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हो रहा है। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है। अयादि संधि के इन सभी नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम है, यदि ए के बाद स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है। जैसे चे जमा अन चयन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। क्योंकि ए के बाद अ स्वर आ गया है तो ए का अय हो जाएगा और च से ए अलग होने के कारण च स्वर रहित हो जाएगा। इसलिए च जमा अय जमा अन चयन। अयादि संधि का दूसरा नियम है, यदि ए के बाद कोई स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है। इसका उदाहरण देखिएगा, गे जमा अक गायक। यहाँ पर गे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और क्योंकि ए के बाद स्वर आ गया है इसलिए ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा। तो ग जमा आय जमा अक गायक। अयादि संधि का तीसरा नियम है, यदि ओ के बाद स्वर आ जाए तो ओ का परिवर्तन अ में हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, हो जमा अन हवन। हो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है और अन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। क्योंकि ओ के बाद अ स्वर आ जाने के कारण ओ का परिवर्तन अ में हो गया है और ह स्वर रहित हो गया है, तो ह जमा अ जमा अन शब्द रूप होगा हवन। अयादि संधि का चौथा नियम है, यदि औ के बाद स्वर आ जाए तो औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। जैसे पौ जमा अक पावक। पौ प्रथम शब्द है और अक दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। जैसा कि नियम में बताया गया है कि औ के बाद यदि स्वर आ जाए तो वह आव हो जाएगा और प स्वर रहित हो जाएगा। तो संधि होगी प जमा आव जमा अक पावक। अयादि संधि के अन्य उदाहरण हैं, ने जमा अन नयन, शे जमा अन शयन, गै जमा अक गायक, गै जमा इका गायिका, भो जमा अन भवन, पो जमा इत्र पवित्र, पौ जमा अन पावन, भौ जमा उक भावुक।
बच्चों, ये थे स्वर संधि के भेद। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली कक्षा में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।